कि कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को कैसे मेमोराइज़ करें। ठीक है, तो सर कॉस्ट शीट का जो स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। तो एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ मेमोराइज़ करने का, एकदम स्लोली मेमोराइज़ करेंगे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, देखो देखो नाम क्या लिखा है, कॉस्ट शीट। कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, प्लस करेंगे अपन इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो क्या आएगा अपन कॉस्ट शीट में क्या बोलते हैं मालूम, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपको अगर आप पढ़े होंगे क्लास 11-12 में, क्लास 11-12 में तुम क्या करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, सेल। तो यहाँ पर हम लोग वर्ड क्या यूज़ करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट का यूज़ करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स। या आप पढ़े होंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट में, तो COGS प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, सेल। पर यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर है, ये बात पहले आप ध्यान रखो। या कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, फिर बाद में नॉर्मली अपन ऐड करते हैं प्रॉफिट, फिर आता है सेल, ये तो मालूम है ही। तो फिलहाल इसको छोड़ दो क्योंकि सब यही आने वाला है। उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट में निकलते हैं 3 पार्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिसको हम लोग देख के डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे आप एक शर्ट को देखोगे तो शर्ट को देख के डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई शर्ट में क्या लगा होगा, मटेरियल। शर्ट को बनाने में क्या लगा होगा, लेबर। हमारे शर्ट को अगर कोई कंपनी शर्ट बना रही है, किसी दूसरी कंपनी का नाम यूज़ कर रही है, उसको डायरेक्ट रॉयल्टी दे रही है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। लाइक क्या होता है कि मान लो आप शर्ट की फैक्ट्री खोले, अच्छी क्वालिटी की शर्ट बनाएं, अब कौन खरीदेगा भाई शर्ट, आप किसी ब्रांड का नाम यूज़ करोगे और उस ब्रांड को क्या दोगे, उसके पीछे रॉयल्टी दोगे, है ना। कि पर शर्ट में बोलोगे भाई मैं आपको पर शर्ट में 100 रुपये रॉयल्टी दे रहा हूँ, उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसको आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओ, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओ ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो जाते हैं, ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो जाते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है, देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब बच्चे को पूछते हैं डायरेक्ट कॉस्ट तो बच्चे इसमें बताते हैं सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। जब पूछता हूँ इनडायरेक्ट कॉस्ट तो बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चे, फंस जाते हैं। फंस जाते हैं मतलब 3 पॉइंट याद रखना, FAS। एफ फॉर क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। ए फॉर में क्या होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ए से याद रखना आप एडमिनिस्ट्रेशन, तो याद आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और एस फॉर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर हुआ अच्छे से। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि कॉस्ट शीट जो बनाते हैं तो क्या क्या ऐड करेंगे अपन, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के 3 पार्ट आ गए, डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको मेनली क्या बोलते हैं ना, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, मुख्य खर्चा, मेन खर्चा तो ये होता है। बाकी सब ओवरहेड्स है, ऊपरी खर्चे, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, ओवरहेड है, ऊपरी खर्चे, या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या बताया था दोस्तों अभी अभी, एफ फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, और क्या बताया था, FAS। ए मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एफ मिला आपको, ए और एस मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तीनों को अपन जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या है अपना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसा। और देखो ये लिखा कॉस्ट शीट। अब देखो ये डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। समझेंगे इसके बारे में। ये लिखा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, प्लस आया डायरेक्ट लेबर, प्लस की अपन डायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या आया अपना, ये आया अपना प्राइम कॉस्ट। क्या आया, प्राइम कॉस्ट। फिर प्लस अपन करेंगे यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या आएगा अपना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब जैसे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आया, इसे माइनस करेंगे अपन स्क्रैप। मान लो कोई स्क्रैप निकलता है फैक्ट्री से, उसको क्या कर देंगे अपन, माइनस। कोई स्क्रैप निकलता है फैक्ट्री से, क्या कर देंगे अपन, माइनस। अब देखो फैक्ट्री में काम चलता रहता है, फैक्ट्री में काम चलता रहता है, जरूरी नहीं कि पूरा काम खत्म हो जाए। तो पिछले साल का जो काम बचा हुआ था इस साल आएगा, ठीक है। तो मान लो पिछले साल का जो काम बचा हुआ था इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो क्या करेंगे, ओपनिंग WIP। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ध्यान रखना कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, उसके बाद ऐड करेंगे ओपनिंग WIP। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद याद करेंगे ओपनिंग WIP। मैं WIP कहाँ आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री में काम चलता रहता है। मान लो इस साल कुछ काम बच गया, इस साल कुछ काम बच गया, तो क्या कर देंगे, माइनस। क्योंकि देखो कॉस्ट में शामिल तो नहीं होगा इसमें, किस क्या होता है, सिर्फ फिनिश गुड्स आता है। क्या आता है, फिनिश गुड्स। ऐसे काम जो काम खत्म ही नहीं हुआ जिसका, ऐसे वर्क जो खत्म ही नहीं हुए, उसको मैं यहाँ पे ले ला सकते हैं क्या, नहीं। तो अपन ओपनिंग को करेंगे प्लस, क्योंकि मानेंगे कि भाई पिछले साल का काम इस साल खत्म हो गया होगा, पिछले साल का काम इस साल खत्म हो गया होगा। और क्लोजिंग WIP तो काम खत्म ही नहीं हुआ, तो क्या कर देंगे, माइनस, ऐसा। इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। या फिर क्या बोलेंगे अपन, एडजस्टेड
एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट, एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट, क्लियर है, या नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी अपन बोल सकते हैं, जो आप चाहो। उसके बाद अपन क्या करते हैं दोस्तों, फैक्ट्री का काम खत्म हो गया। अब मैं बताया था देखो FAS, एफ फिर ए मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो तुरंत यहाँ पर आएंगे प्लस करेंगे अपन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इन दोनों को अपन जैसे जोड़े, तो इन दोनों को जैसे अपन जोड़े, देखो इसको याद रखा था ना, एक मिनट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, पढ़ो इसको, एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऐड करेंगे अपन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर क्या आएगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा भी याद रख सकते हो। कई सारे बच्चे भूल जाते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड करने के बाद क्या आता है, हमको नहीं याद रहता। तो एडमिनिस्ट्रेशन वैसे याद रखना प्रोडक्शन, क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन आया, प्रोडक्शन कैसे में आता है, प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन होता है फिनिश गुड्स का, हमारा प्रोडक्शन क्या होता है फिनिश गुड्स का। तो प्लस करेंगे अपन ओपनिंग फिनिश गुड्स, माइनस करेंगे अपन क्लोजिंग फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन किसका होता है फिनिश गुड्स का, तो प्रोडक्शन के तुरंत बाद क्या आएगा फिनिश गुड्स, तो प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो ऐसा करने के बाद हमारा जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद हम पढ़ते थे अपन ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ते होंगे, ठीक है। ये आप क्या करते थे अपन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिलहाल इतना नाम ले लेता हूँ मैं, बाकी यहाँ पे तो ये भी आता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, याद है वैसे करते थे अपन क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आता था अपना COGS, याद है। तो ओपनिंग यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो क्या है अपना COGS, जस्ट लाइक यहाँ पर भी आएगा COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर प्लस अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नया है एक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ नहीं क्या आती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी जो गुड्स को आपने सेल किया है, जो गुड्स को आपने सेल किया है, तो जिस गुड्स को आपने सोल्ड किया है या सेल किया है वहीं पर ही लगेगा ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसको भी करेंगे अपन ऐड, इसको भी करेंगे अपन ऐड। तो ऐड करने के बाद जो आता है, ऐड करने के बाद जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट। देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये लास्ट में अपन ऐड करते हैं प्रॉफिट, फिर क्या आता है हमारा सेल्स। एक चीज़ बची थी अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या यहाँ पे लिखा है ना, देखो ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको कैसे निकालेंगे अपन, तो निकालते हैं अपन डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, कि भाई पहले हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना रखा हुआ था, हमने कितना रॉ मटेरियल क्या किया, परचेज किया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये प्लस करेंगे अपन एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लाइक डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है कैरिज इनवर्स का खर्चा हो गया, वैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा फ्रेट हो गया। उसके बाद मान लो कोई ट्रांजिट का इंश्योरेंस करवाया, ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाया, या फिर कोई नॉन रिकवरेबल क्या होगा, यहाँ पर कोई टैक्स होगा, है ना। तो जो अल्टीमेटली कॉमन सेंस वाली बात करें तो अल्टीमेटली जो परचेज करे से संबंधित खर्चा लगेगा, जो परचेज की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्लियर हुआ। माइनस क्या करेंगे अपन यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सपोज क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भाई कोई अब नॉर्मल लॉस हुआ तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस मान लो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, उसको क्या कर देंगे माइनस। ध्यान देना नॉर्मल लॉस को माइनस नहीं करेंगे, क्यों कि नॉर्मल लॉस तो हमेशा सबका होता है, तो प्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो अब नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे कि भाई अब नॉर्मल लॉस को शामिल क्यों करें, इसको हम ट्रांसफर क्या करते हैं, कॉस्टिंग P&L में हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। और स्क्रैप सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करेंगे कि भाई पैसा मिल गया तो उसको कॉस्ट का पार्ट हम क्यों बनाएं, क्लियर है। तो इस सब ऐसा करने के बाद हमारा क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सिंपल, समझ में आया। तो वापस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब नॉर्मल लॉस को ट्रांसफर करते हैं कॉस्टिंग P&L में, इसलिए हम लोग यहाँ का पार्ट नहीं बनाएंगे, और नॉर्मल लॉस को यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो कॉस्ट का पार्ट होता है, हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। माइनस करेंगे इसका सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल या कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल। कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करना, जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।